तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा ना, इजी है, देख लो, मैं लिखता नहीं पूरा, विजिबल है। एन इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n, ये हार्मोनिक सीरीज है, सीरीज अभी तो सीक्वेंस है 1 प्लस 1/2। तुम्हें पता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे n डाइवर्ट्स करेगी, तो डाइवर्ट्स करेगी तो कॉची भी नहीं होगी, है ना, कन्वर्जेंट इज कॉची इफ एंड ओनली होता है। तो ये कॉची नहीं है, n² / 2n, इसकी लिमिट निकालोगे दो बार तुम अगर एल ऑर्बिटल लगाओगे तो जीरो पे चली जाएगी, तो ये जीरो पे कन्वर्जेंट है, एन इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, तो बहुत आसान है ये तो, ठीक है ना, एग्जाम 2024 का है, देख लो। सो इसमें कुछ खास नहीं है, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। सो ये इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सी सीरीज कॉची है, तो कॉची इफ एंड ओनली कन्वर्जेंट हो, तो बस ये चेक कर लो कौन सी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से अगर तुम एन की लिमिट निकालोगे, इफ यू फाइंड लिमिट ऑफ एन एन टेंस इन्फिनिटी, ये आएगी प्लस इन्फिनिटी, और इफ यू फाइंड लिमिट ए एन बी एन, ये आएगी जीरो। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो ए एन इज कॉची, नो, ये गलत कह रहा है, एन इज नॉट कॉची, बी एन इज कॉची, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी लोग देख लो एक बार, ये सिंगल करेक्ट है ना। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि ए एन बी कॉची है, ये ए एन कॉची नहीं है, और बी एन, ये गलत कह रहा है, बी एन कॉची नहीं है, तो गलत। तो ये आसान क्वेश्चन है, ओके। नहीं होगा, देखो, ये एन स्क्वायर ऊपर था और नीचे 2 की पावर n था, तो पॉलिनो, हाँ बी कॉची है, ए कॉची नहीं था, है ना, ये तो लिखा हमने। सो हमने क्या कहा है, देखो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल होगा तो हमेशा वो जीरो पे जाएगी, पॉलिनोमियल चाहे डिग्री कितना भी हो, और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल है, 2 की पावर n टाइप का ना, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा जीरो पे जाएगी, क्योंकि तुम एल ऑर्बिटल लगाओगे ना, तो एक टाइम बाद न्यूमरेटर जाके कांस्टेंट आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल कभी खत्म होगा नहीं, डिनोमिनेटर से डेरिवेटिव लगाते जाओ। तो ये बी एन की लिमिट जीरो होगी, ए एन की लिमिट इन्फिनिटी होगी, जब एन टेंस इन्फिनिटी करोगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इसीलिए ए एन कॉची नहीं है, बी एन कॉची है, ए एन कॉची नहीं है, बी एन कॉची, कॉची कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली, तुम्हें कॉची चेक करना हो तो कन्वर्जेंट चेक कर लो, ठीक है ना, तो ये तो हाँ। क्या रहता, बी एन होता, हम्म, हम्म, हाँ, होल पावर एन किसके, इस पूरे की पावर है, हाँ, तो ये 2 + एप्सिलॉन है, और इस पूरे की पावर एन कर दिया तुमने, तो ये नंबर क्या है, ये लेस देन 1 है ना, हाँ, तो ऑब्वियसली जीरो पे जाएगी, ठीक है। लेकिन वो सीरीज था, इसका सीरीज कन्वर्जेंट है, एक मिनट, अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं सीरीज किसका लूं, इसका 2/2 + एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, अभी इसकी पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो कि हम जानते हैं ना, r की पावर n जो होती है वो क्या होती है, सो r की पावर n, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करेगी, तो ये कन्वर्ज, क्योंकि मॉड r तो लेस देन 1 है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये कन्वर्जेंट है, हाँ। अब n की लिमिट तो जीरो पे जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये n इंटू 2/2 + की पावर n की लिमिट क्या होगी भाई, सोचो बाकी लोग, है ना, जीरो आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, सो ब्रेक, कौन सा थ्योरम लगा रहे हो आप, हम्म,
अच्छा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, नहीं वो तो वेरीफाई करना है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या ए एन डिक्रीजिंग है? यहाँ पे एन को वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। सो डिक्रीजिंग है जिसकी लिमिट जीरो हो रही है, जीरो होगी। एंड सीरीज कन्वर्जेंट है, डिक्रीजिंग है और सीरीज कन्वर्जेंट, तो ये भी जीरो ही आ जाएगी। हाँ, लेकिन हमें ऐसा ढूंढना था, लेकिन कब ऐसा कौन सा एग्जांपल मिलेगा जो थोड़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का मिलेगा ना, सब सीक्वेंस टाइप का मिलेगा, एक सब सीक्वेंस दूसरा सब सीक्वेंस, उस टाइप का कुछ होगा। अरे लास्ट टाइम दीपक सर ने पूछा था ना, वो थ्योरी वाले लेक्चर में ना, सीक्वेंस सीरीज की मैं थ्योरी पढ़ाई होगी, तो वहां मैंने एग्जांपल आई थिंक लिखा होगा। उसमें आया होगा। ऐसा कैसे एग्जांपल ढूंढेंगे हम? तो अगर पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, तो जीरो तो आ ही जाएगा, तो जीरो ही आएगा। तो प्रूफ भी कर सकते हो, n इंटू टू की पावर n, 2 प्लस 7 की पावर n, तुम चाहो तो लगा लो एल ऑर्बिटल इसमें, तो ये है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बाद में जाके जीरो ही हो जाएगी। चेक करना, जीरो ही आएगी। छोड़ो इसको, अभी देखते हैं इसका एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। वो हमने अलग कर दिया ना, n इंटू टू की पावर n अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन की पावर n, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, तो लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, सेंटर लिमिट थ्योरम। और ये देखो, चलो ये जैम 2023 का क्वेश्चन है और ट्राई करते हैं। सो ऐसे आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, जिन बच्चों ने सारे असाइनमेंट किए होंगे वो तो कर ही लिए होंगे। ठीक है ना। तो ये जैसे ये कह रहा है आपको कि ए एन बी, जो ए एन है वो सिक्वेंस सच दैट ए वन की वैल्यू तो वन है, ए वन की वैल्यू वन है। और यहाँ तुम चेक कर सकते हो क्या है, तो पूछ रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। हाँ, सो 4l इज इक्वल टू रूट अंडर 45 प्लस 16l, तो 16l स्क्वायर माइनस 16l माइनस 45 इज जीरो। यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो, है ना। अब बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो जैसे a1 1 था, सो a2 यहाँ से निकाल पाओगे इजीली। सो 16 प्लस 45 61, रूट 61 है ना, बाई 4 आ जाएगा। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू देख लो, है ना, तो ये तो 16 से ज़्यादा ही है, तो ये मोर देन 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा होगा। अब लिमिट देखना है कि इसके अगला अगर लिमिट आती है तो वो इंक्रीजिंग ही होगी, और इंक्रीजिंग है तो अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ट करेगी। सो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगी वो आंसर हो जाएगा। कितना आता है सॉल्व करके? दो वैल्यू आती होगी। क्या आता है, 17/8 या 9/4? चेक करो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से रूट में 3136, उसका रूट लो, उसका रूट लेके देखो क्या आएगा। 4 इंटू 16 इंटू 45। हाँ, ये कितना आएगा पहले ये बताओ। तो ये 56। ओके, तो इसको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो नेगेटिव तो लिमिट हो नहीं सकती, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ए वन वन आया, ये वन से ज्यादा आया, तो ये आगे ही बढ़ती रहेगी, कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव वाला पार्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव वाला ले लो, 16 प्लस 46/32, ये हो जाएगा। नेगेटिव वाला पार्ट तो आएगा नहीं, तो इससे 72/32, तो इसको क्या 9/4। so actually 9/4 is approx 2.25। तो ये 1 था, फिर 1 से ज़्यादा हुआ, बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी अपर बाउंड ये आएगी, तो अपर बाउंड 9/4 आएगी। तो ये तो नहीं आएगा, 17/8 मतलब 2 पॉइंट है ना करीब, ये कम आएगी, 2.1 के करीब जाएगी ना।
अच्छा सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन ईच लिखा हुआ है, यस। और ऐसे 24 नंबर क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट एक ही करेक्ट होगा। और लिमिट इसकी मतलब है ना, इस सीक्वेंस की लिमिट आ गई 9/4, तो ये कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ए एन की लिमिट नॉन जीरो है तो डाइवर्जेंट है। और एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो सिंगल करेक्ट है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखो। तो जो तुम पढ़ रहे हो वही सब एग्जाम में आता है, बट दिमाग रखना हो तो एग्जाम में गलती ना हो, है ना। गलती करके आएगा फिर नहीं होगा। ऐसा तो मैं हर जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तुम्हें रियलाइज होगा कि आसान क्वेश्चन ही आता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें उस तरह से परफॉर्म करना है कि हाँ जी। जबकि 23 का पेपर डिफिकल्ट था, ये 23 का क्वेश्चन है ना पेपर, इसी में फर्स्ट रैंक 59 मार्क्स पे आया था ये, ठीक है जी। हाँ तो वहां से एल नहीं निकलेगा, तो एल निकालने के वहां दूसरा तरीका फिर होता है। जैसे हमने वो लिखा था ना कि ए एन प्लस वन बराबर ए एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन टू, वहां रखोगे कैंसिल हो जाएगा। तो उस तो उसका दूसरा अप्रोच होता है फिर उसका कि हमने किया सॉल्व, ए वन प्लस टू ए टू अपॉन थ्री आया था लिमिट, तो उसको हमने क्लास में करके दिखाए थे कैसे आता है। तो उस है ना, तो इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक रास्ता फेल हुआ तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें, ये चीज़ है। तो यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है, जहाँ ये काम नहीं करेगा दूसरा तरीका ढूंढेंगे हम। यही तो समझना है कि काम हम्म? नहीं नहीं, तुम्हें देखना है कि लिस्ट अपर बाउंड क्या है, वो कन्वर्ज करेगी लिस्ट अपर बाउंड पे। उसमें अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको देखना है लिस्ट अपर बाउंड क्या है। यहाँ तो एक ही लिस्ट अपर बाउंड आया ना, यहाँ दो, एक तो नेगेटिव नंबर आया तो आउट हो गया, आपके दो आए तो आपको डिसाइड करना है 3 या 16 कौन सा पॉसिबल लिस्ट अपर बाउंड हो सकता है। तो सीक्वेंस के बिहेवियर डिसाइड करेगा ना वो, कि एन बहुत लार्ज है तो किसके करीब, क्या 16 के करीब जाएगी नंबर्स, कहने का मतलब 16 के नेबरहुड में इनफाइनटली मेनी वैल्यू होने चाहिए, तब जाके वो आंसर आएगा ना। तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि जो अपर बाउंड क्या है, तो अपर बाउंड वहाँ 16 से छोटा ही आ जाएगा, तो 16 रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ है। अगर कोई एक अपर बाउंड में 10 ढूंढ लिया, मान लो सारे टर्म 10 से छोटा है, तो कभी लिमिट 16 हो ही नहीं सकती, तो इस तरह से रिजेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ये तो तुम्हें सीखना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए तो समझ आता है ना कि कौन से तरीके नहीं काम करेगा तो क्या तरीका लगाएंगे, ये तो घर पे यही सीखना है, प्रैक्टिस करके सीखना है। हाँ हाँ हाँ, उससे एक बिहेवियर आइडिया मिल जाता है, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना कि यहाँ पे ए एन, बुक में देखोगे तो क्या करता है, ए एन माइनस वन माइनस ए एन का मॉड निकालता है, फिर लेस देन दिखाता है, या लेस देन जीरो मोर देन जीरो, या डायरेक्टली बिना मॉड के ही ए एन माइनस वन माइनस ए एन मोर देन जीरो या लेस देन जीरो, उससे दिखाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उतना हमें एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, तुम्हें कोशिश करना है कम टाइम में आंसर डिसाइड करना। ये तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है तुम्हारे पास। अभी आएगा, अभी हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, आगे हमें सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, वहां भी कन्वर्जेंस की बात होगी, तो वहां तीन टाइप का कन्वर्जेंस आएगा, तो वो अलग है ना। जैसे यहाँ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, तो अभी हम लोग रियल नंबर का कन्वर्जेंस पढ़े हैं, वहां पे रैंडम वेरिएबल का कन्वर्जेंस आएगा। ये जैसे क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। हाँ, सो ये जिसको ठीक से डेफिनेशन पता है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का, तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब जिसको डेफिनेशन नहीं पता उसको प्रॉब्लम होगा, जिनको डेफिनेशन पता है इजीली समझ आ जाएगा कि क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसके पास सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस 2 है, दूसरा सब सीक्वेंस 3 4 5 6, ये सब सीक्वेंसेस हैं। तो ये सीक्वेंस ए एन एक्चुअली किस टाइप का है, 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। 2 3 4 5 6 फिर 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 2
तो आप देखेंगे कि एक सबसिक्वेंस 2 पे कन्वर्ट कर रही है, दूसरा सबसिक्वेंस 3 पे। तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, जो लार्जेस्ट लिमिट है सबसिक्वेंस की, है ना। तो आसान है ये तो इसका लिमिट सुपीरियर 6 हो गया, और लिमिट इंफीरियर समय छोटा वाला 2 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है जिसके पास 5 कन्वर्जेंट सबसिक्वेंसेस की डिफरेंट लिमिट्स हैं, 2 3 4 5 6। द स्मॉलेस्ट वन लिमिट इंफीरियर, लार्जेस्ट वन लिमिट सुपीरियर, तो उससे आ जाएगा। ये तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये आया था ना टेस्ट में जी, अभी यूनिट टेस्ट 4 में ही डाल दिया था, तो पीवाईक्यू डाले। अच्छा कोई कह रहा गेट का है, देखो रे तुम तो कह रहे थे गेट का है, यही क्वेश्चन था ना यूनिट वाइज टेस्ट 4 में। ये किसका है, जैम 2022 का, जैम 2022 का क्वेश्चन है। वही कह रहा हूँ, जिन लोगों को बेसिक प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट किया है तो उसमें ये होने चाहिए, उससे ये जो जैम 2022 का क्वेश्चन है। चलो ये देखो, इसका ऐसा ये कल हमने डिस्कस किया था राइट, इसको हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, कल वाली क्लास में। तो ये रैंडम वेरिएबल का सब कन्वर्जेंस आ रहा है इसमें। ये देखो, हाँ इसको डिसाइड करते हैं हम। तो ये कह रहा है कि एन एक सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है, एन सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देखो, ओके तो एन एक सीक्वेंस है नॉन जीरो रियल नंबर का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन कौन सा ट्रू है। तो आपसे पूछ रहा है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, तो एक ही ट्रू होगा इसमें से, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसे आप ऐसे सोच लेते हैं, हमें बता रखा बस नॉन जीरो रियल, नेगेटिव टर्म्स भी हो सकता है, तो एन सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही देख लो अभी, अगर कह रहा है कि एन कॉच किसका, ठीक है, अगर एन बाउंडेड है तो एन कन्वर्जेंट भी होगी, सो -1 की पावर एन, यस। सो ये काउंटर एग्जांपल है जो इसको गलत कर रहा है, क्योंकि ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। आगे डी, एन कॉची सीक्वेंस है तो एन, हाँ यही ले लो एग्जांपल, -1 की पावर एन, तो मॉड लोगे तो ये 1 हो जाएगी, जो कि कॉची है, कन्वर्जेंट है तो कॉची भी है, और एन कॉची नहीं, गलत है। अब ए और सी में डिसाइड करना है तुम्हें, एन प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन एन कन्वर्जेंट है, तो एन भी कन्वर्जेंट हुआ। कोई काउंटर एग्जांपल बताओ इसका, अरे यहाँ पे वही लगा दो। सो -1 की पावर एन, एन ले लेंगे यहाँ पे एन को, तो तुम्हारा -1 की पावर एन प्लस वन अपॉन -1 की पावर एन, तो -1 आ जाएगा। तो -1 तो कन्वर्जेंट है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल एन -1 की पावर एन ले लो, तो इसके लिए ए बी डी गलत हो गया, सी करेक्ट है। और इसका नाम क्या है इस सीक्वेंस का, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। तो अगर जिसको याद है कि यहाँ पे ये लेस देन 1 होने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस में ये होता है कि जो सी है वो लेस देन 1 है, तो एन प्लस 2 माइनस एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम एन प्लस 1 माइनस एन। तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड कॉची बोथ, है ना, तो कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगा। तो डायरेक्टली रिजल्ट हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस जहां सी होना चाहिए लेस देन 1, ये जरूरी है यहाँ पे, 0 1 के बीच में होना चाहिए, ये कांस्टेंट 0 और 1 के बीच होने चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है, एंड दिस इज ऑलवेज थ्योरम है, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट एंड कॉची, तो इसलिए सी सही है। तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब थ्योरम बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि जस्ट एग्जांपल लेके ऑप्शन डिस्कार्ड करो, है ना। अब कोई बच्चा इसको प्रूव करने लगे एप्सिलॉन डेल्टा या दिस, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, एग्जांपल लो और डिस्कार्ड कर दो, तो एक एग्जांपल से ऑप्शन आउट हो गया, तो 3 ऑप्शन आउट हो गया, तो बी सही हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस हमें थ्योरम याद है, तो डायरेक्टली उससे कॉची हो गया, तो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, सो
तो यही सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये आपके पास है, ये आओ इसको ट्राई करते हैं। सो एन कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जहां एन मोर देन इक्वल टू 1 है। एन कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जहां पे एन आपका मोर देन इक्वल टू 1 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई डाइवर्जेंस ऑफ एन। कौन सा एक कंडीशन है, सिंगल करेक्ट है ये भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई द डाइवर्जेंस ऑफ एन। 29 नंबर है ना। बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन है जो इंप्लाई करेगी डाइवर्जेंस ऑफ एन। सोचो। डिसाइड कर लिया कौन सा आया तुम लोग का। बी फॉर बॉम्बे। अच्छा। डी फॉर दिल्ली। अच्छा दिल्ली, ओके। बाकी लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, देख लो भाई। सो देखो ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जहां एन की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है ना। ईच कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। सो एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट एन इज मोर देन इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई डाइवर्जेंस। ध्यान रखना है, बोल रहा है कौन सा इंप्लाई करेगा कि सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेंट होगा। दिस इंप्लाई ए एन इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाई ए एन इज डाइवर्जेंट। कई बार लिखा रहता है इफ, है ना। सो कौन वैसा कंडीशन रहता है कि या बोलता है कि सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट देन कौन सा ट्रू है। तो ऐसा नहीं पूछ रहा है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो कौन सा ट्रू है, ऐसा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा कि सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है। सो दिस विल इंप्लाई ए एन इज डाइवर्जेंट और दिस विल इंप्लाई ए एन इज डाइवर्जेंट। तो भाई ये बताओ, रूट एन कन्वर्जेस है तो एन कैसे डाइवर्ज कर जाएगा। अगर रूट एन की लिमिट मान लो एल है तो एन की लिमिट क्या होगी, जैसे डी ऑप्शन क्या। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं समझे नहीं तुम।
मैं अगर बोल रहा हूँ, इसने बोला कि रूट एन कन्वर्जेस, लिमिट ऑफ रूट एन एन टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एल, देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी? एल स्क्वायर। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो ए एन डाइवर्स करेगी? तो इसका मतलब ये तो अच्छा एक मिनट देखो, हमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई डाइवर्जेंस, कौन सा इंप्लाई? तो अगर रूट एन कन्वर्जेंट है तो एन तो कन्वर्जेंट होगा ही, सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है, इसमें सब सीक्वेंस की बात हो रही है, सीरीज की बात नहीं हो रही है। सो इफ रूट एन कन्वर्जेस तो एन भी हमेशा कन्वर्ज करेगा, कि रूट एन की लिमिट एल है तो उसका एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो ओके है, डाइवर्जेंस कौन इंप्लाई करेगा? तो ये तो एन कन्वर्जेंट कर रहा है, तो गलत, मतलब ये कहने मतलब ये स्टेटमेंट रूट एन कन्वर्जेंट एन कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन तो गलत है। हमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा एन डाइवर्जेंट है, तो ये तो इंप्लाई कर रहा है एन कन्वर्जेंट है, ठीक। अच्छा यहां पे आते हैं, ए टू एन प्लस वन अपॉन ए टू एन लेस देन वन है। सो अगर मैं इसकी बात करूं लेस देन, तो सीरीज ए टू एन कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना? हाँ 1/2 टू द पावर एन, हाँ। सो एक तो ये भी समझ आ गया यहाँ से मुझे, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ये कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहा है कि सीरीज ए एन क्या होगा, ए एन तो नहीं, ए टू एन, अगर मैं ए टू एन की बात करूं, ए टू एन प्लस वन अपॉन ए एन, है ना? टू एन को अगर एम नाम दे दूं मैं, ए टू एन एक्चुअली कन्वर्ज करेगी, तो इसका एक सबसिक्वेंस जीरो पे जाएगी, तो दूसरा सबसिक्वेंस हो सकता है डाइवर्स कर रहा हो, है ना? तो इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा हमें। चलो मैं एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बनाऊं कि, ठीक है देखो, अभी थोड़ा और सोच लेते हैं यहाँ से। इसने कह रहा है कि ए एन जो नॉन इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताओ जो कन्वर्ज कर रहा हो और ये सेटिस्फाई कर रही हो कंडीशन। हाँ देखो ध्यान रखना है तुम्हें कि ए एन मोर देन इक्वल टू वन है, यहाँ बोला है सीक्वेंस का हर टर्म वन से ज्यादा होना चाहिए, एन की पावर वन बाई एन, इसके क्या सारे टर्म वन से ज्यादा होंगे? पहला वन, दूसरा क्या होता है टू की पावर वन बाई टू, रूट टू, है ना? तो रूट टू 1.414, फिर कहाँ पे कन्वर्ज करती है? वन पे, तो कुछ बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। सो एन की पावर वन बाई एन, लेकिन एन की पावर वन बाई एन क्या नॉन डिक्रीजिंग है? ये पहले तीन टर्म इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज कर जाएगा, है ना? ठीक करो, हाँ मतलब थ्री तक का मतलब तीन टर्म ऐसा होता है। तो ये तो सुटेबल एग्जांपल नहीं है। ए एन अगर नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो मैं अगर कांस्टेंट ही ले लूँ यहाँ पे, इसने कहा नॉन डिक्रीजिंग है, सो मैं अगर ए एन बराबर मान लो ऐसा ले लेता हूँ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। सो अगर ए, ओ सॉरी नॉन इंक्रीजिंग, अच्छा सॉरी इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, है ना? सो डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, एक आसान एग्जांपल लेना, एन, चलो मैं ऐसा लेता हूँ, वन प्लस वन बाई एन ले लो, चलो ए एन इज वन प्लस वन बाई एन, सेटिस्फाई कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सारे टर्म वन से ज्यादा है, तो मैं अगर एन ले लेता हूँ, ये नॉन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, वन प्लस वन बाई एन, तो टू से स्टार्ट होकर वन तक आ जाएगी, तो ये एग्जांपल है, ये इंप्लाई कर रहा है कन्वर्जेंट है, तो ये भी गलत है, इसका मतलब गलत क्यों है? हमने एक एग्जांपल एन नॉन डिक्रीजिंग है, तो ये जरूरी नहीं है कि एन डाइवर्ज ही करेगा, कन्वर्ज भी कर सकता है। एक एग्जांपल मेरे पास आ गया कि इस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस, सो मीन दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। उसका काउंटर एग्जांपल 1/n भी तो हो सकता है क्योंकि वो इक्वल टू और ग्रेटर देन बोला है, तो 1/n की लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पे क्या आएगी? जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर सीक्वेंस के सारे टर्म वन से ज्यादा है तो लिमिट भी वन से ज्यादा होगी, या एटलीस्ट वन आ सकती है, तो 1/n एग्जांपल नहीं हो सकता है ना, तो 1 प्लस 1/n एग्जांपल है, उसके लिए गलत हो गया। अब आते हैं इस पे, देखो ये बोल रहा है कि bn कन्वर्जेस
मुझे बोल रहा है सीरीज बी एन कन्वर्जेस, जहां पे B1 तो A1 के इक्वल है और Bn An प्लस वन माइनस An है एक्चुअली। सो सीरीज Bn का मतलब है यहाँ पे सीरीज An प्लस वन माइनस An कन्वर्जेस। तो इसका कुछ थ्योरम याद है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? नहीं नहीं नहीं, हमने ये थ्योरम पढ़ा था डायरेक्ट ये थ्योरम है कि अगर ये सीरीज An प्लस वन माइनस An अगर कन्वर्ज कर रही है, इसका क्या मतलब था? An इज अ कॉची सीक्वेंस। ये थ्योरम था, किसी को याद हो तो। अगर An प्लस वन माइनस An इज कन्वर्जेंट मीन्स सीरीज है ना, सीरीज An इज कन्वर्जेंट, मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो इसका मतलब है कि An इज अ कॉची, क्लास में जाकर देखो थ्योरम लिखा है हमने कि सीरीज An प्लस वन माइनस An जो होगा, अगर उसकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो याद होगा हमने कई बार चेक भी किया, जैसे एक एग्जांपल था ना उसमें कि 1/n² 1/√n वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि an प्लस वन माइनस an अगर 1/n के स्क्वायर है, एक में 1/√n था, तो सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट था तो n कॉची होगा, 1/√n डाइवर्जेंट है तो वो कॉची नहीं था। तो ये कॉची है मतलब कन्वर्जेंट है। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि an कन्वर्जेंट है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब C इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो ये इंप्लाई करेगा, एक्चुअली बात तुम ध्यान से देखो तो ये एक सब सीक्वेंस की बात कर रहा है। मैं इसका एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, देखो। सो ये जस्ट एक सब सीक्वेंस की बात कर रहा है ना। A2n प्लस वन अपॉन 2n कह रहा है कि 1/2 है एक्चुअली, जो कि लेस देन 1 है। तो एक सब सीक्वेंस फाइनाइट हो सकती है। तो एक एग्जांपल देख लो जो तुम कह रहे थे ना, सो मैं ऐसा बोल देता हूँ 1/2 की पावर n जब n इवन है, ठीक ठीक है भाई। और अगर मैं ऐसा ले लूं n जब n ऑड है तो क्या होगा? तो अगर मैं बात करता हूं अच्छा 2n प्लस वन, नहीं तो मुझे चाहिए A2n प्लस वन। अच्छा ऑड वाले टर्म अपॉन इवन वाले टर्म ना, ये बात करना चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लेना है कि लिमिट 1/2 आ जाए। यहाँ 1/2 तो नहीं आएगी। A2n प्लस वन अपॉन, हालांकि ऑप्शन तो यही सही होगा। इसको मुझे जस्टिफाई करना है कि ये हमेशा इंप्लाई करेगा सीरीज An इज डाइवर्जेंट। यहाँ कुछ और दे लो, एक काम करो यहाँ पे कोई और एग्जांपल लो। तो ऑड वाले पे तो यहाँ 2n प्लस वन आ जाएगा ना, तो 1/2 नहीं आएगी। ऐसा एग्जांपल बनाओ जहाँ इवन को 1/2 एंड नहीं। अच्छा अच्छा, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, एक मिनट देखो। और यही वाला एग्जांपल ले लो तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको? ये तो 1/2 आ गई। नहीं नहीं, ये अगर ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली मैं तो 1/2 आ गई। अच्छा हाँ, यहाँ मैं गलत एग्जांपल चूज कर रहा हूँ। यहाँ हमें ऐसा चुनना है कि अभी मैं बता रहा था ना an मोर देन 1 चाहिए, तो ये एग्जांपल ही सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि ये वैल्यू इसकी लेस देन 1 आएगी। हमें चाहिए कि ईच टर्म 1 से ज्यादा या इक्वल हो, तो ऐसा लेना पड़ेगा। सो ईच टर्म 1, अच्छा छोड़ो ऐसे ही बता देता हूँ, देखो। ईच टर्म 1 से ज्यादा हो तो जो an की लिमिट आएगी वो भी 1 से ज्यादा ही आएगी, हाँ या ना? आएगी ना? अगर ईच टर्म 1 से ज्यादा है तो an की लिमिट 1 से ज्यादा आएगी। तो सीरीज an के बारे में तुम क्या कह सकते हो? तो ये डाइवर्जेंट होगा, हाँ ऑब्वियसली डाइवर्ट, क्योंकि an की लिमिट 0 तो होगी नहीं, तो मतलब डाइवर्जेंट है ये। और ये सीरीज an डाइवर्जेंट है और ये कह रहा है लेस देन 1 है। तो इसका क्या मतलब है?
अगर मैं मान लेता हूँ ये ट्रू है अभी, तो ये क्या इंप्लाई कर रही है, मैं जो कहना चाह रहा था, ए टू एन किस सीरीज नहीं, इसके हिसाब से क्या आएगा, अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लेस देन वन है, इसका क्या मतलब है, तो कन्वर्जेंट है ये, सो दिस इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ए टू एन की लिमिट क्या आएगी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस गिवन फैक्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं जहां पे वो ऐसा आएगा। चेक कर लो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ए टू एन जो है, एम ले लू मैं टू एन को फॉर एग्जाम्पल, इवन नंबर हालांकि, ये काम एक देखो एग्जाम्पल मिल तो गया, इतना आसान तो है, इतना क्यों सोच रहे हो। देखो ये वाला कब ट्रू, ये भी ओके था, मैं एक एग्जाम्पल जो ढूंढ रहा था वो बना देता हूँ, अब मुझे समझ आ गया। ये वाला एग्जाम्पल है 2 1 2 1 2 1, देखो ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रही है इसको, है ना। 2 1 2 1 2 1 2 1 ये चल रहा है, मतलब ये हो गया ए एन लो 2 जब एन ऑड है और 1 जब एन इवन है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये चीज है। ये जो पहले बताया था वही, चूंकि लिमिट मोर देन 1 होनी चाहिए और इसके हिसाब से वो लिमिट 0 आ जाएगी, तो ऐसा कोई ये इंप्लाई नहीं करेगा कन्वर्जेंस को, क्योंकि है ना सीरीज एन तो कन्वर्ज करेगी नहीं, इसके हिसाब से एन की लिमिट 0 आ जाएगी, तो वैसा कोई सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं हमें जो एन के, तो इसका मतलब है एन डाइवर्ज ही करेगा, कन्वर्जेंट वाला नहीं मिलेगा। ये एक एग्जांपल है, देखो एन डाइवर्ज ही करेगी, क्योंकि मोर देन 1 लिमिट लोगे तो गारंटी है कि ये ऐसा ही बिहेवियर होगा इसका। तो इसका मतलब ये हो गया, समझ लो कि ऑड वाले टर्म जैसे, ये ओके है कि नहीं, ये भी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा, हाँ 1 2 1 2 1 2 ये वर्क करेगा, उल्टा कर दो 1 2, अब सही है देखो, हाँ तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, अब सही है देख लो। ऑड क्योंकि पहले ऑड है ना, तो ऑड वाला 1, तो एक ऑड वाले सब्सिक्वेंस 1 पे जाए, इवन वाले 2 पे जाए, यहाँ ये समझ लो, ऐसा मतलब है कि जो ऊपर ऑड वाले टर्म है ना, तो वो 1 पे कन्वर्ज करे और इवन वाले सब्सिक्वेंस 2 पे कन्वर्ज करे, क्योंकि दोनों टर्म ना, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये भी मोर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और ये भी मोर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और कह रहा है इसका रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो जाए, है ना, रेशियो हाफ हो जाए, तो यही सिचुएशन है। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल बनाओगे तो डाइवर्ज करेगी, तो ये कहेगा मतलब ए एन इज डाइवर्जेंट, कभी कन्वर्ज नहीं होगी ए एन एक्चुअली, है ना, जो सीक्वेंस ए एन है वो डाइवर्जेंट ही होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। ये एक एग्जांपल जस्ट बना के तुम्हें जस्टिफाई किया हूं मैं, अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शन हमने आउट कर दिए, तो ऑब्वियसली चौथा सही है ना, ए बी डी आउट कर दिया तो सी करेक्ट होगा। तो अगर ए टू एन प्लस वन अपॉन ए टू एन हाफ तभी हो सकता है जब ये होगा, क्योंकि ईच टर्म मोर देन इक्वल टू 1 है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, each term is more than or equal to 1, so under that situation, तो ये सब एग्जाम में थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा ना अलग था। तो ये एक एग्जांपल मैं ढूंढा और इससे एक आइडिया मिला मुझे, और वैसे कभी कन्वर्ज कर ही नहीं सकता, कन्वर्ज करेगा तो हाफ नहीं आएगा, क्योंकि टर्म्स ना 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कभी भी ना किसी भी ऑड इवन टर्म्स का रेशियो हमेशा हाफ का रहेगा, मतलब ऑड इवन का रेशियो हमेशा हाफ का रहेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि कभी वो एक दूसरे के नेबरहुड में आएंगे ही नहीं। अगर तुम ऐसे सोचो आगे जाके बहुत लार्ज एन के लिए, तो इसका ये मतलब है कि जो अगर नेबरहुड में क्लोज आता एक दूसरे के, तो क्या हो सकता था, है ना, इस तरह से होगा, क्योंकि अगर सारे सब्सिक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे तभी ऐसा होगा ना, ये चीज है। एनीवे ये ठीक है, तो ये ओके है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट है, तो बाकी तुम देख लेना। तो जितने असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेज दिए आप लोग ट्राई करो, उसमें जो डाउट्स होगा कल हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, डीपीपी जो मैंने भेजे हैं उसके जो डाउट्स होंगे कल हम वो डिस्कस करेंगे, आज मैं ये देख लेता हूँ, अगली क्लास में है ना, तो हम
लोग डीपी बेस्ड नॉन पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे। इसका बताओ इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सएन सीक्वेंस है साइन n pi by 6, then which of the following statement is are true? लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का है। अच्छा ठीक है, हाँ मैं इसको उधर लाता हूँ तो दिखेगा आपको। देखो अभी ठीक है। सो आपको बोल रहा है कि लेट अ सीक्वेंस xn बी गिवन बाय, ठीक है, साइन पाई, साइन सीक्वेंस जो है मेरा साइन n पाई बाई 6 है, which of the following, तो देखो पहली बात तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंसेस के कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस सर्च करो, तो इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस क्या क्या होंगे, अगर n को 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, साइन पाई बाई 6, वो कितनी हो जाएगी, नहीं 1 बाई 2, पाई बाई 6 है ना, तो n को 2 रखते हैं, अब n को 2 रखेंगे तब आप जो कह रहे थे वो आएगा 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, n को 3 रखेंगे पाई बाई 2 1 आ जाएगी, n को 4 रखेंगे तो क्या होगी 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो 1 रूट 3 बाई 2 ही आ जाएगा, फिर हम 1 2 3 4 रखा, 5 रख के देखो 5 पाई बाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 1 बाई 2 आ जाएगा, 6 रख के देखो 6 रख के देखो 6 पाई बाई 6 साइन पाई 0, अब इसके बाद स्टोरी रिपीट होगी, यू नो व्हाट, n पाई बाई 6 है ना, तो अच्छा 12 तक जाएगा ना, n 1 2 3 4 12 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ n की वैल्यू मैंने 1 रखा, ये पाई बाई 6 2 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 4 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 6 पाई बाई 6, यहाँ तक मैं भी गया हूँ, आगे आएगा 7 पाई बाई 6 8 पाई बाई 6 9 पाई बाई 6 10 पाई बाई 6 फिर 11 पाई बाई 6 एंड 12 पाई बाई 6, 12 पाई बाई 6 मीन्स 2 पाई, 2 पाई के बाद एंगल क्या हो जाएगा वापस साइकिल, क्योंकि 1 साइकिल में तो 360 होता है ना, तो वो तो रिपीट हो जाएंगे, अब अगला तुम जो लिखोगे 13 पाई बाई 6 वो यही आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे तो 12 टर्म इसके डिफरेंट आ सकते हैं, 13 टर्म वही होगा जो पहला टर्म होगा, सो फर्स्ट 12 टर्म्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं मतलब एक दूसरे से, मतलब हाँ देखो एक मिनट 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 1 रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 मैंने 6 तक रखा, 7th रखता हूँ, 7 पाई बाई 6 मतलब पाई प्लस पाई बाई 6, और पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस 1 बाई 2 8 पाई बाई 6 ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया पाई प्लस 2 पाई बाई 6 मतलब पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये माइनस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, फिर 9 पाई बाई 6 तो यही नेगेटिव आते रहेगा, सो ये हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना माइनस 1, इस देखो इसी का नेगेटिव चल रहा है, फिर अगला 10 पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 3, तो पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है ना, पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 जो कि आ जाएगा, हाँ यस वही समझना है एक्चुअली, तो वो आपको ध्यान रखना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो इसके पास जो होगा ये मैं कहाँ तक पहुँच गया, मैं पहुँच चुका हूँ 10 तक, 10 तक 10 है ना, तो ये तुम्हारा है पाई प्लस 4 पाई बाई 6 तो जो कि आ गया माइनस 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 तो वही होता है जो पाई बाई 3 होता है, तो माइनस रूट 3 बाई 2 आएगा, ये नेगेटिव आएगा जस्ट सबका, और एक आएगा 11 पाई बाई 6 जो कि 2 पाई माइनस पाई बाई 6, सो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर से नेगेटिव है तो माइनस पाई बाई 6 तो माइनस 1 बाई 2, और अगला फिर आ जाएगा साइन 2 पाई 0, अब इसके बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट करेगी, मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे पाई बाई 6 2 पाई से ना, तो ये 2 पाई तक जाएगा, 2 पाई के बाद वापस वही एंगल आ जाएगा जो पहला था, तो n इज इक्वल टू 1 पे सीक्वेंस की वैल्यू n इज इक्वल टू 13 पे सेम रहेगी, सो 1 13 27 मतलब 12 12 गैप ले लो 27 25 1 13 25 इन सब पे सेम आंसर आएगा, चलता रहेगा,
तो ये आगे आगे रिपीट होगा, यही वाली रिपीट होगी 1/2 √3/2 1 √3/2 1/2 0 -1/2 -√3/2 -1 एंड सो ऑन। मतलब ये हाँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो 0 से 2 पाई में जो वैल्यू आएगी, हाँ पीरियोडिक, यस एग्जैक्टली। सो ये पीरियोडिक फंक्शन है तो वो रिपीट करती रहेगी। सो अब देखो ये आपके डिफरेंट सब सीक्वेंसेस हैं जो इन पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है। इस सीक्वेंस का बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके सब सीक्वेंसेस इन पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर सकती है। अब इनमें बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से? कितना? -1 ना, तो -1 इज द लिमिट इंफीरियर, ओके है। इनमें सबसे लार्जर नंबर, क्योंकि सब सीक्वेंस की जो लार्जेस्ट लिमिट है वो लिमिट सुपीरियर है, सब सीक्वेंस की जो स्मॉलेस्ट लिमिट है वो लिमिट इंफीरियर है। तो -1 लिमिट इंफीरियर है, 1 लिमिट सुपीरियर है। द सीक्वेंस xn हैज अ सबसीक्वेंस कन्वर्ज 1/2, 1/2 इसका कोई सबसीक्वेंस नहीं है, तो 1/2 पे कभी जाएगी नहीं सीक्वेंस। सो ये गलत हो गया। अब है, सॉरी, अच्छा मैं ध्यान नहीं, ओ सॉरी हाँ 1/2, अच्छा 1/2 है, 1/√2 नहीं आया ना, ओ यस यस 1/√2 यस, हाँ तो 1/2 तो यहाँ पे है, करेक्ट करेक्ट, सही कर रहे तुम लोग। सो ये 1/2 एक्चुअली है, तो एक सबसीक्वेंस 1/2 पे तो कन्वर्ज कर रही है, कौन सी वाली है ना, वो 12n+4 कह लो। तो 12n+4 मतलब ये a 12n+4 जो होगी ये जाएगी 1/2 पे, ये वाली सबसीक्वेंस। चेक कर लो एक बार, 4 था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 ना, इनको 5 रखूंगा, 5 आई थिंक होगा ना, क्योंकि ये 12n+1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 12n+5 1 2 3 4 5 पे आया था ना ये, हाँ तो 5 पे हो जाएगा, तो इस तरह से ये वाली 1/2 पे जाएगी। तो मतलब 1/√2 कोई टर्म ही नहीं है, तो ये नहीं होगी, हाँ ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो गया था। तो ये अप्रोच समझ आ रहा है क्या करना है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं उससे आ जाएगा। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में ये वाला डिस्कस किया था, ये तो बहुत आसान है, क्लास में डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज है। तो हाँ a1+2a2/3, तो a1+2a2/3 15 आई थिंक 5 आ जाएगा आंसर ना, 15/3 डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, a1+2a2/3 इसकी लिमिट आती है, जो क्लास में प्रूव भी किया था हमने। तो ठीक है भाई, ये देख लो। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर अगले क्लास में। तो बाकी तुम ट्राई करो, जो भी असाइनमेंट ग्रुप पे भेजे सब लोगों ने कर रखे होंगे, एटलीस्ट मोस्टली लोगों ने कर ही रखा होगा, जिन लोगों का बाकी है वो कर लो। और कल भी इसकी डाउट क्लास होगी, तो कल हम लोग जो भी असाइनमेंट में आपके डाउट है वो डिस्कस करेंगे, कल भी प्रॉब्लम क्लास ही होगी। तो एक्स बी a सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट इसकी लिमिट ये है, तो बताओ क्या ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्या है? तो एक एग्जांपल इसमें बनाओ मुझे, एक्स बताओ ऐसा कौन सा एग्जांपल कर जाएगा, कोई एक एग्जांपल बताओ सीक्वेंस का जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। यस, इनटू में n, सो ये नंबर इनटू n है ना। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने एक एग्जांपल ढूंढा सीक्वेंस ऑफ रे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, अब इसके बारे में सोचना है हमें। तो एक एग्जांपल इनफ है गलत कहने के लिए, तो ये क्या है हमारे पास, तो n टाइम है, समथिंग टाइम n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट जो आएगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे वो तो इंफिनिटी आ जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी इनटू सम पॉजिटिव नंबर, तो इंफिनिटी आना है। तो कह रहा है बाउंडेड है, नहीं, अनबाउंडेड है, हो सकता है, क्योंकि एग्जांपल लिया तो अभी हम श्योरिटी नहीं देंगे। कन्वर्जेंट है, नहीं, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग है, ये तो इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है, चेक करो ये इंक्रीजिंग है, एन बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये भी गलत है, तो 3 गलत हो गया, तो ये सही हो गया। सो एक एग्जांपल से काम हो गया, अब तुम प्रूव करने के चक्कर में पड़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा। क्या फाइनाइट आएगी फिर से बताओ? हाँ, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 आता है, हाँ,
अगर ये लिमिट एक्सएन की कोई फाइनाइट आती तो फाइनाइट अपॉन दैट इन्फिनिटी 0 आना चाहिए था एग्जैक्टली। हाँ मतलब बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो आज चूंकि शुरू में लाइट उट कट रहा था तो मुझे आधा घंटा तो उसी में चला गया। तो अभी आप जितने असाइनमेंट ने ग्रुप में भी भेजा है आपको वो ट्राई करो, कंप्लीट करो। कल भी हम जो नॉन पीवाईक्यू या इसमें अगर डाउट हो आपको पीवाईक्यू वाले में तो वो भी आप पूछ सकते हो। और लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है। आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व करो, डिफरेंट बुक से, असाइनमेंट से, डिफरेंट मटेरियल से, है ना। तो इस तरह से है। सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, अभी गेट की क्लास होगी। तो अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। प्रॉब्लम क्लास ही होगी कल।